हेलो व्यूअर्स। कहानी का नाम है अमृतसर आ गया है और उसके लेखक है भीष्म साहनी। गाड़ी के डिब्बे में बहुत मुसाफिर नहीं थे। मेरे सामने वाली सीट पर बैठे सरदार जी देर से मुझे लाम के किस्से सुनाते रहे थे। वह लाम के दिनों में बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे और बात बात पर खीखी करके हंसते और गोरे फौजियों की खिल्ली उड़ाते रहे थे। डिब्बे में 3 पठान व्यापारी भी थे। उनमें से एक हरे रंग की पोशाक पहने ऊपर वाली बर्थ पर लेटा हुआ था। वह आदमी बड़ा हंसमुख था और बड़ी देर से मेरे साथ वाली सीट पर बैठे एक दुबले से बाबू के साथ उसका मजाक चल रहा था। वह दुबला बाबू पेशावर का रहने वाला जान पड़ता था, क्योंकि किसी किसी वक्त वे आपस में पश्तो में बातें करने लगते थे। मेरे सामने दाई और कोने में एक बुढ़िया मुंह सिर ढापे बैठी थी और देर से माला जप रही थी। यही कुछ लोग रहे होंगे। संभव है 2-1 और मुसाफिर भी रहे हो, पर वे स्पष्टता मुझे याद नहीं। गाड़ी धीमी रफ्तार से चली जा रही थी और गाड़ी में बैठे मुसाफिर पतिया रहे थे और बाहर गेहूं के खेतों में हल्की हल्की लहरियां उठ रही थी और मैं मन ही मन बड़ा खुश था, क्योंकि मैं दिल्ली में होने वाला स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने जा रहा था। उन दिनों के बारे में सोचता हूँ तो लगता है हम किसी झुटपुटे में जी रहे हैं। शायद समय बीत जाने पर अतीत का सारा व्यापार ही झुटपुटे में बीत जाना पड़ता है। जो जो भविष्य के पट खुलते जाते हैं, यह झुटपुटा और भी गहराता चला जाता है। उन दिनों पाकिस्तान के बनाए जाने का ऐलान किया गया था और लोग तरह तरह के अनुमान लगाने लगे थे कि भविष्य में जीवन की रूपरेखा कैसी होगी, पर किसी की भी कल्पना बहुत दूर तक नहीं जा पाती थी। मेरे सामने बैठे सरदार जी बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर जिन्ना साहिब बम्बई में ही रहेंगे या पाकिस्तान में जाकर बस जाएंगे, और मेरा हर बार यही जवाब होता, बम्बई क्यों छोड़ेंगे, पाकिस्तान में आते जाते रहेंगे। बम्बई छोड़ देने में क्या तुक है। लाहौर और गुरदासपुर के बारे में भी अनुमान लगाए जा रहे थे कि कौन सा शहर किस ओर जाएगा। मिल बैठने के ढंग में, गपशप में, हंसी मजाक में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। कुछ लोग अपने घर छोड़कर जा रहे थे, जबकि अन्य लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कौन सा कदम ठीक होगा और कौन सा गलत। एक ओर पाकिस्तान बन जाने का जोश था तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आज़ाद हो जाने का जोश। जगह जगह दंगे भी हो रहे थे और योम आज़ादी की तैयारियां भी चल रही थी। इस पृष्ठभूमि में लगता देश आज़ाद हो जाने पर दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। वातावरण में इस झुटपुट में आज़ादी की सुनहरी धूल सी उड़ रही थी और साथ ही साथ अनिश्चय भी डोल रहा था। और इसी अनिश्चय की स्थिति में किसी किसी वक्त भावी रिश्तों की रूपरेखा झलक दे जाती थी। शायद झेलम का स्टेशन पीछे छूट चुका था। अब ऊपर वाली बर्थ पर बैठे पठान ने एक पोटली खोल ली और उसमें से उबला हुआ मांस और नान रोटी के टुकड़े निकाल कर अपने साथियों को देने लगा। फिर वह हंसी मजाक के बीच मेरी बगल में बैठे बाबू की ओर भी नान का टुकड़ा और मांस की बोटी बढ़ाकर खाने का आग्रह करने लगा था। खा ले बाबू, ताकत आएगी, अम जैसा हो जाएगा, बीवी भी तेरे साथ कुश्ती रहेगी। काले दलकोर, तू दाल खाता है इसलिए दुबला है। डिब्बे में लोग हंसने लगे थे। बाबू ने पश्तो में कुछ जवाब दिया और फिर मुस्कुराता सिर हिलाता रहा। इस पर दूसरे पठान ने हंसकर कहा, ओ जालिम, हमारे हाथ से नहीं लेता है तो अपने हाथ से उठा ले। खुदा कसम बकरे का गोश्त है और किसी चीज़ का नहीं है। ऊपर बैठा पठान चहक कर बोला, ओ खंजीर के तुम, इधर तुम्हें कौन देखता है। हम तेरी बीवी को नहीं बोलेगा। ओ तू हमारे साथ बोटी तोड़, हम तेरे साथ दाल पिएगा। इस पर कहका उठा, पर दुबला पतला बाबू हंसता सिर हिलाता रहा और कभी कभी 2 शब्द पश्तो में भी कह देता। ओ कितना बुरा बात है, हम खाता है और तुम हमारा मुंह देखता है। सभी पठान मगन थे। यह इसीलिए नहीं लेता कि तुमने हाथ नहीं धोए हैं। स्टूल का सरदार जी बोले और बोलते ही खीखी करने लगे। अधलेटी मुद्रा में बैठे सरदार जी की आधी तोंद सीट के नीचे लटक रही थी। तुम अभी सोकर उठे हो और उठते ही पोटली खोलकर खाने लग गए हो, इसीलिए बाबूजी तुम्हारे हाथ से नहीं लेते, और कोई बात नहीं। और सरदार जी ने मेरी ओर देखकर आंख मारी और फिर खीखी करने लगा। मांस नहीं खाता है बाबू तो जाओ जनाना डिब्बे में बैठो, इधर क्या करता है। फिर कह गया उठा। डब्बे में और भी अनेक मुसाफिर थे, लेकिन पुराने मुसाफिर यही थे जो सफ़र शुरू होने में गाड़ी में बैठे थे। बाकी मुसाफिर उतरते चढ़ते रहे थे।
पुराने मुसाफिर होने के नाते उनमें एक तरह की बेतकल्लुफ़ी आ गई थी। ओ इधर आकर बैठो, तुम हमारे साथ बैठो, आओ जालिम, किस्सा खानी की बात करेंगे। तभी किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी और नए मुसाफिरों का रेला अंदर आ गया था। बहुत से मुसाफिर एक साथ अंदर घुसते चले आए थे। कौन सा स्टेशन है? किसी ने पूछा। वजीराबाद है शायद, मैंने बाहर की ओर देखकर कहा। गाड़ी वहाँ थोड़ी देर के लिए खड़ी रही, पर छूटने से पहले एक छोटी सी घटना घटी। एक आदमी साथ वाले डिब्बे में से पानी लेने उतरा और नल पर जाकर पानी लोटे में भर रहा था। तभी वह भागकर अपने डिब्बे की ओर लौट आया। छलछलाते लोटे में से पानी गिर रहा था, लेकिन जिस ढंग से वो भागा था उसी ने बहुत कुछ बता दिया था। नल पर खड़े और लोग भी 3-4 आदमी रहे होंगे, इधर उधर अपने अपने डिब्बे की ओर भाग गए थे। इस तरह घबराकर भागते लोगों को मैं देख चुका था। देखते ही देखते प्लेटफॉर्म खाली हो गया, मगर डिब्बे के अंदर अभी भी हंसी मजाक चल रहा था। कहीं कोई गड़बड़ है, मेरे पास बैठे दुबले बाबू ने कहा। कहीं कुछ था, लेकिन क्या था कोई भी स्पष्ट नहीं जानता था। मैं अनेक दंगे देख चुका था, इसीलिए वातावरण में होने वाली छोटी सी तब्दीली को भी भाप गया था। भागते व्यक्ति, खटाक से बंद होते दरवाजे, घरों की छतों पर खड़े लोग, चुप्पी और सन्नाटा, सभी दंगों के चिन्ह थे। तभी पिछले दरवाजे की ओर से, जो प्लेटफॉर्म की ओर न खुलकर दूसरी ओर खुलता था, हल्का सा शोर हुआ। कोई मुसाफिर अंदर घुसना चाह रहा था। कहाँ घुसा आ रहा है? नहीं है जगह। बोल दिया जगह नहीं है, किसी ने कहा। बंद करो जी दरवाज़ा, यूं ही मुंह उठाए घुसे आते हैं, आवाज़ें आ रही थी। जितनी देर कोई मुसाफिर डिब्बे के बाहर खड़ा अंदर आने की चेष्टा करता रहे, अंदर बैठे मुसाफिर उसका विरोध करते रहते हैं। पर एक बार जैसे तैसे वह अंदर आ जाए तो विरोध खत्म हो जाता है और वह मुसाफिर जल्दी ही डिब्बे की दुनिया का निवासी बन जाता है और अगले स्टेशन पर वही सबसे पहले बाहर खड़े मुसाफिरों पर चिल्लाने लगता है, नहीं है जगह, अगले डिब्बे में जाओ, घुसे आते हैं। दरवाजे पर शोर बढ़ता जा रहा था। तभी मैले कुचेले कपड़ों और लटकती मूंछों वाला एक आदमी दरवाजे में से अंदर घुसता दिखाई दिया। चिकट मैले कपड़े, जरूर कहीं हलवाई की दुकान करता होगा। वह लोगों की शिकायतों, आवाज़ों की ओर ध्यान दिए बिना दरवाजे की ओर घूमकर बड़ा सा काले रंग का संदूक अंदर की ओर घिसटने लगा। आ जाओ, तुम भी चढ़ जाओ, वह अपने पीछे किसी से कह रहा था। तभी दरवाजे में एक पतली सूखी सी औरत नजर आई और उसके पीछे 16-17 बरस की सावली सी एक लड़की अंदर आ गई। लोग अभी भी चिल्लाए जा रहे थे। सरदार जी को कुल्हों के बल उठकर बैठना पड़ा। बंद करो जी दरवाज़ा, बिना पूछे चढ़े आते हैं, अपने बाप का घर समझ रखा है, मत घुसने दो जी, क्या करते हो, धकेल दो पीछे। और लोग भी चिल्ला रहे थे। वह आदमी अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था और उसकी पत्नी और बेटी संडास के दरवाजे के पास साथ लगकर खड़े थे। और कोई डिब्बा नहीं मिला, औरत जात को भी यहाँ उठा लाया है। वह आदमी पसीने से तर था और हाफता हुआ सामान अंदर घसीटे जा रहा था। संदूक के बाद रस्सियों से बंधी खाट की पाटियां अंदर खींचने लगा। टिकट है जी मेरे पास, मैं बेटिकट नहीं हूँ। इस डब्बे में बैठे बहुत से लोग चुप हो गए, पर बद पर बैठा पठान उचक कर बोला, निकल जाओ इधर से, देखता नहीं है अंदर जगह नहीं है। और पठान ने आओ देखा न ताओ आगे बढ़कर ऊपर से ही उस मुसाफिर के लात जमा दी। पर लात उस आदमी को लगने की बजाय उसकी पत्नी की कलेजे में लगी और वही हाय हाय करती बैठ गई। उस आदमी के पास मुसाफिरों के साथ उलझने के लिए वक्त नहीं था। वह बराबर अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था, पर डिब्बे में मौन छा गया। खाट की पाटियों के बाद बड़ी बड़ी गठरियां आई। इस पर ऊपर बैठे पठान की सहन क्षमता चुक गई। निकालो इसे, कौन है ये, वो चिल्लाया। इस पर दूसरे पठान ने, जो नीचे सीट पर बैठा था, उस आदमी का संदूक दरवाजे में से नीचे धकेल दिया। जहां लाल वर्दी वाला एक कुली खड़ा सामान अंदर पहुंचा रहा था, उसकी पत्नी के चोट लगने पर कुछ मुसाफिर चुप हो गए थे। केवल कोने में बैठी बुढ़िया करलाए जा रही थी। ए नेक बख्तो, बैठने दो, आजा मेरी बेटी, तू मेरे पास आजा, जैसे तैसे सफ़र काट लेंगे, छोड़ो बेजालिमों, बैठने दो। अभी आधा सामान ही अंदर आ पाया होगा जब सहसा गाड़ी सरकने लगी। छूट गया, सामान छूट गया, वह आदमी बदहवास सा होकर चिल्लाया। पिताजी, सामान छूट गया। संडास के दरवाजे के पास खड़ी लड़की सिर से पांव तक कांप रही थी और चिल्लाए जा रही थी। उतरो, नीचे उतरो, वह आदमी हड़बड़ाकर चिल्लाया और आगे बढ़कर खाट की पटिया और गठरियां बाहर फेंकते हुए दरवाजे का
डंडहरा पकड़कर नीचे उतर गया। उसके पीछे उसकी व्याकुल बेटी और फिर उसकी पत्नी कलेजे के दोनों हाथों से दबाए हाय हाय करती नीचे उतर गई। बहुत बुरा किया है तुम लोगों ने, बहुत बुरा किया है, बुढ़िया ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है। छोटी सी बच्ची उसके साथ थी। बेरहमो, तुमने बहुत बुरा किया है, धक्के देकर उतार दिया है। गाड़ी सुने प्लेटफॉर्म को लांघती आगे बढ़ गई। डिब्बे में व्याकुल सी चुप्पी छा गई। बुढ़िया ने बोलना बंद कर दिया था। पठानों का विरोध कर पाने की हिम्मत नहीं हुई। तभी मेरी बगल में बैठे दुबले बाबू ने मेरे बाजू पर हाथ रखकर कहा, आग है, देखो आग लगी है। गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़कर आगे निकल आई और शहर पीछे छूट रहा था। तभी शहर की ओर से उठते धुएं के बादल और उनमें लपलपाती आग के शोले नजर आने लगे। दंगा हुआ है। स्टेशन पर भी लोग भाग रहे थे, कहीं दंगा हुआ है। शहर में आग लगी थी। बाद डिब्बे भर के मुसाफिरों को पता चल गई थी और वे लपक लपक कर खिड़कियों में से आग का दृश्य देखने लगे। जब गाड़ी शहर छोड़कर आगे बढ़ गई तो डिब्बे में सन्नाटा छा गया। मैंने घूमकर डिब्बे के अंदर देखा। दुबले बाबू का चेहरा पीला पड़ गया था और माथे पर पसीने की परत किसी मुर्दे की माथे की तरह चमक रही थी। मुझे लगा जैसे अपनी अपनी जगह बैठे सभी मुसाफिरों ने अपने आसपास बैठे लोगों का जायजा ले लिया है। सरदार जी उठकर मेरी सीट पर आ बैठे। नीचे वाली सीट पर बैठा पठान उठा और अपने 2 साथी पठानों के साथ ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गया। यही क्रिया शायद रेलगाड़ी के अन्य डिब्बों में भी चल रही थी। डिब्बे में तनाव आ गया। लोगों ने पतियाना बंद कर दिया। तीनों के तीनों पठान ऊपर वाली बर्थ पर एक साथ बैठे चुपचाप नीचे की ओर देखे जा रहे थे। सभी मुसाफिरों की आंखें पहले से ज़्यादा खुली खुली, ज़्यादा शंकित सी लगी। यही स्थिति संभवतः गाड़ी के सभी डिब्बों में व्याप्त हो रही थी। कौन सा स्टेशन था यह? डिब्बे में से किसी ने पूछा। वजीराबाद, किसी ने उत्तर दिया। जवाब मिलने पर डिब्बे में एक और प्रतिक्रिया हुई। पठानों के मन का तनाव फौरन ढीला पड़ गया, जबकि हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी और ज़्यादा गहरी हो गई। एक पठान अपनी वास्कट की जेब में से नस्वार की डिब्बियाँ निकाली और नाक में नस्वार चढ़ाने लगा। अन्य पठान भी अपनी अपनी डिब्बियाँ निकालकर नस्वार चढ़ाने लगे। बुढ़िया बराबर माला जपे जा रही थी। किसी किसी वक्त उसके बुदबुदाते होठ नजर आते। लगता उनमें से कोई खोखली सी आवाज़ निकल रही है। अगले स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो वहाँ भी सन्नाटा था। कोई परिंदा तक नहीं फड़क रहा था। हाँ, एक भिश्ती पीठ पर पानी की मशकल लादे प्लेटफॉर्म लांघ कर आया और मुसाफिरों को पानी पिलाने लगा। लो, पियो पानी, पियो पानी। औरतों के डिब्बे में से औरतों और बच्चों के अनेक हाथ बाहर निकल आए थे। बहुत मारकाट हुई है, बहुत लोग मरे हैं। लगता था वह इस मारकाट में अकेला पुण्य कमाने चला आया है। गाड़ी सरकी तो सहसा खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे। दूर दूर तक पहियों की गड़गड़ाहट के साथ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाने की आवाज़ें आने लगी। किसी अज्ञात आशंकावश दुबला बाबू मेरे पास वाली सीट पर से उठा और 2 सीटों के बीच फर्श पर लेट गया। उसका चेहरा अभी भी मुर्दे जैसा पीला हो रहा था। इस बर्थ पर बैठा पठान उसकी टिटोली करने लगा। ओ बेगैरत, तुम मुर्दे की औरत है, तुम मर्द की औरत है, सीट पर से उठकर नीचे लेटता है, तुम मर्द के नाम को बदनाम करता है। वो बोल रहा था और बार बार हंसे जा रहा था। फिर वो उससे पश्तो में कुछ कहने लगा। बाबू चुप बना लेटा रहा। अन्य सभी मुसाफिर चुप थे। डिब्बे का वातावरण बोझिल बना हुआ था। ऐसे आदमी को हम डिब्बे में नहीं बैठने देगा। ओ बाबू, अगले स्टेशन पर उतर जाओ और जनाना डिब्बे में बैठो। मगर बाबू की हाजिर जवाबी अपने कंठ में सूख चली थी। हकलाकर चुप हो रहा, पर थोड़ी देर बाद वह अपने आप उठकर सीट पर जा बैठा और देर तक अपने कपड़ों की धूल झाड़ता रहा। वह क्यों उठकर फर्श पर लेट गया था? शायद उसे डर था कि बाहर से गाड़ी पर पथराव होगा या गोली चलेगी। शायद इसी कारण खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जा रहे थे। कुछ भी कहना कठिन था। मुमकिन है कि किसी एक मुसाफिर ने किसी कारण से खिड़की का पल्ला चढ़ाया हो। उसकी देखा देखी बिना सोचे समझे धड़ाधड़ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे थे। बोझिल अनिश्चित से वातावरण में सफ़र कटने लगा। रात गहराने लगी थी। डिब्बे के मुसाफिर स्तब्ध और शंकित जो कि त्यों बैठे थे। कभी गाड़ी की रफ्तार सहसा टूटकर धीमी पड़ जाती तो लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते। कभी रास्ते में ही रुक जाती तो डिब्बे के अंदर का सन्नाटा और भी गहरा हो उठता। केवल पठान निश्चित बैठे थे। हाँ, उन्होंने भी बतियाना छोड़ दिया था।
क्योंकि उनकी बातचीत में कोई भी शामिल होने वाला नहीं था। धीरे धीरे पठान ऊँघने लगे, जबकि अन्य मुसाफिर फटी फटी आंखों से अन्य शून्य में देखे जा रहे थे। बुढ़िया मुंह सिर लपेटे टांगे सीट पर चढ़ाए बैठा बैठा सो गई थी। ऊपर वाली बर्थ पर एक पठान ने अधलेटे ही कुर्ते की जेब में से काले मनकों की तस्बीह निकाल ली और उसे धीरे धीरे हाथ में चलाने लगा। खिड़की के बाहर आकाश में चांद निकल आया और चांदनी में बाहर की दुनिया और भी अनिश्चित और भी अधिक रहस्यमयी हो उठी। किसी वक्त दूर किसी ओर आग के शोले उठते नजर आते। कोई नगर जल रहा था। गाड़ी किसी वक्त चिंगारती हुई आगे बढ़ने लगती, फिर किसी वक्त उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती और मीलों तक धीमी रफ्तार से ही चलती रहती। सहसा दुबला बाबू खिड़की में से बाहर देखकर ऊंची आवाज में बोला, हरबंसपुरा निकल गया है। उसकी आवाज में उत्तेजना थी। वह जैसे चीख कर बोला था। डिब्बे के सभी लोग उसकी आवाज़ सुनकर चौंक गए। उसी वक्त डिब्बे के अधिकांश मुसाफिरों ने मानो उसकी आवाज़ को ही सुनकर करवट बदली। ओ बाबू, चिल्लाता क्यों है? तस्बीह वाला पठान चौंक कर बोला। इधर उतरेगा तुम? जंजीर खींचूं? और खीखी करके हंस दिया। जाहिर है वो हरबंसपुरा की स्थिति से अथवा उसके नाम से अनभिज्ञ था। बाबू ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल सिर हिला दिया और एक आध बार पठान की ओर देखकर फिर खिड़की के बाहर झांकने लगा। डब्बे में फिर मौन छा गया। तभी इंजन ने सीटी दी और उसकी एक रस रफ्तार टूट गई। थोड़ी ही देर बाद खटाक का सा शब्द भी हुआ। शायद गाड़ी ने लाइन बदल ली थी। बाबू ने झांककर उस दिशा में देखा जिस ओर गाड़ी बढ़ी जा रही थी। शहर आ गया है, वो फिर ऊंची आवाज में चिल्लाया। अमृतसर आ गया है, उसने फिर से कहा और उछलकर खड़ा हो गया और ऊपर वाली बर्थ पर लेटे पठान को संबोधित करके चिल्लाया, ओ बे पठान के बच्चे, नीचे उतर, तेरी माँ की नीचे उतर, तेरी उस पठान बनाने वाली की मैं। बाबू चिल्लाने लगा और चीख चीख कर गालियाँ बकने लगा। तस्बीह वाले पठान ने करवट बदली और बाबू की ओर देखकर बोला, वो क्या है बाबू, हमको कुछ बोला? बाबू को उत्तेजित देखकर अन्य मुसाफिर भी उठ बैठे। नीचे उतर, तेरी मैं। हिंदू औरत को लात मारता है हरामजादे, तेरी उस। ओ बाबू, बकबक बकर नहीं करो। ओ खजीर के तुम गाली मत बको। हमने बोल दिया, हम तुम्हारा जबान खींच लेगा। गाली देता है मादर, बाबू चिल्लाया और उछलकर सीट पर चढ़ गया। वह सिर से पांव तक कांप रहा था। बस बस, सरदार जी बोले, यह लड़ने की जगह नहीं है। थोड़ी देर का सफ़र बाकी है, आराम से बैठो। तेरी मैं लात न तोड़ूं तो कहना, गाड़ी तेरे बाप की है, बाबू चिल्लाया। ओ हमने क्या बोला? सभी लोग उसको निकालता था, हमने भी निकाला। ये इधर हमको गाली देता है, हम इसका जबान खींच लेगा। बुढ़िया बीच में फिर बोल उठी, वे जिन जोगियो, आराम नाल बैठो, वे रब दिए बंदे हो, कुछ होश करो। उसके होठ किसी प्रेत की तरह फड़फड़ाए जा रहे थे और उनमें से क्षीण सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। बाबू चिल्लाए जा रहा था, अपने घर में शेर बनता था, अब बोल, तेरी मैं उस पठान बनाने वाले की। तभी गाड़ी अमृतसर के प्लेटफॉर्म पर रुकी। प्लेटफॉर्म लोगों से खचाखच भरा था। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग झांक झांक कर डिब्बों के अंदर देखने लगे। बार बार लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे, पीछे क्या हुआ है, कहाँ पर दंगा हुआ है। खचाखच भरे प्लेटफॉर्म पर शायद इसी बात की चर्चा चल रही थी कि पीछे क्या हुआ है। प्लेटफॉर्म पर खड़े 2-3 खोमचे वालों पर मुसाफिर टूटे पड़ रहे थे। सभी को सहसा भूख और प्यास परेशान करने लगी थी। इसी दौरान 3-4 पठान हमारे डिब्बे के बाहर प्रकट हो गए और खिड़की में से झांक झांक कर अंदर देखने लगे। अपने पठान साथियों पर नज़र पड़ते ही वे उनसे पश्तो में कुछ बोलने लगे। मैंने घूमकर देखा, बाबू डिब्बे में नहीं था। न जाने कब वह डिब्बे में से निकल गया था। मेरा माथा ठनका। गुस्से में वो पागल हुआ जा रहा था, न जाने क्या कर बैठे। पर इस बीच डिब्बे के तीनों पठान अपनी अपनी गठरी उठाकर बाहर निकल गए और अपने पठान साथियों के साथ गाड़ी के अगले डिब्बे की ओर बढ़ गए। वो विभाजन से पहले प्रत्येक डिब्बे के भीतर होता जा रहा था, अब सारी गाड़ी के स्तर पर होने लगा था। खोमचे वालों के इर्द गिर्द भीड़ छटने लगी। लोग अपने अपने डिब्बों में लौटने लगे। तभी सहसा एक ओर से मुझे वो बाबू आता दिखाई दिया। उसका चेहरा अभी भी बहुत पीला था और माथे पर बालों की लट झूल रही थी। नज़दीक पहुंचा तो मैंने देखा उसने अपने दाएं हाथ में लोहे की एक छड़ उठा रखी थी। जाने वह उसे कहाँ मिल गई थी। डिब्बे में घुसते समय उसने छड़ को अपने
पीठ के पीछे कर लिया और मेरे साथ वाली सीट पर बैठने से पहले उसने हौले से छड़ को सीट के नीचे सरका दिया। सीट पर बैठते ही उसकी आंखें पठान को देख पाने के लिए ऊपर को उठी, पर डिब्बे में पठानों का ना पाकर वह हड़बड़ाकर चारों ओर देखने लगा। निकल गए हरामी, मादर, सब के सब निकल गए। फिर वह सिटपिटाकर उठ खड़ा हुआ, चिल्लाकर बोला, तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? तुम सब नामर्द हो बुज़दिल। पर गाड़ी में भीड़ बहुत थी, बहुत से नए मुसाफिर आ गए थे। किसी ने उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। गाड़ी सरकने लगी तो वो फिर मेरी वाली सीट पर आ बैठा। वो बड़ा उत्तेजित था और बराबर बड़बड़ाए जा रहा था। धीरे धीरे हिचकोले खाती गाड़ी आगे बढ़ने लगी। डिब्बे में पुराने मुसाफिरों ने भरपेट पूरियाँ खा ली थी और पानी पी लिया था, और गाड़ी उस इलाके में आगे बढ़ने लगी थी जहाँ उनके जान माल को खतरा नहीं था। नए मुसाफिर बतिया रहे थे। धीरे धीरे गाड़ी फिर समतल गति से चलने लगी थी। कुछ ही देर बाद लोग ऊँघने भी लगे थे, मगर बाबू अभी भी फटी फटी आंखों से सामने की ओर देखे जा रहा था। बार बार मुझसे पूछता कि पठान डिब्बे में से निकलकर किस ओर गए हैं। उसके सिर पर जुनून सवार था। गाड़ी के हिचकोलों में मैं खुद ऊँघने लगा था। डिब्बे में लेट पाने के लिए जगह नहीं थी। बैठे बैठे ही नींद में मेरा सिर कभी एक ओर को लुढ़क जाता, कभी दूसरी ओर को। किसी वक्त झटके से मेरी नींद टूटती और मुझे सामने की सीट पर अस्त व्यस्त से पड़े सरदार जी के खर्राटे सुनाई देते। अमृतसर पहुंचने के बाद सरदार जी फिर से सामने वाली सीट पर टांगे पसार कर लेट गए थे। डिब्बे में तरह तरह की आड़ी तिरछी मुद्राओं में मुसाफिर पड़े थे। उनकी विभत्स मुद्राओं को देखकर लगता डिब्बा लाशों से भरा है। पास बैठे बाबू पर नज़र पड़ती तो कभी तो वो खिड़की के बाहर मुंह किए देख रहा होता, कभी दीवार से पीठ लगाए तनकर बैठा नजर आता। किसी वक्त गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकती तो पहियों की गड़गड़ाहट बंद होने पर निस्तब्धता सी छा जाती। तभी लगता जैसे प्लेटफॉर्म पर कुछ गिरा है या जैसे कोई मुसाफिर गाड़ी में से उतरा है, और मैं झटके से उठकर बैठ जाता। इसी तरह जब एक बार मेरी नींद टूटी तो गाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ गई थी और डिब्बे में अंधेरा था। मैंने उसी तरह अधलेटे खिड़की में से बाहर देखा। दूर पीछे की ओर किसी स्टेशन के सिग्नल के लाल कुमकुमे चमक रहे थे। स्पष्टता गाड़ी कोई स्टेशन लांघ कर आई थी, पर अभी तक उसने रफ्तार नहीं पकड़ी थी। डिब्बे के बाहर मुझे धीमे से अस्फुट स्वर सुनाई दिए। दूर ही एक धूमिल सा काला पुंज नजर आया। नींद की खुमारी में मेरी आंखें कुछ देर तक उस पर लगी रही, फिर मैंने उसे समझ पाने का विचार छोड़ दिया। डिब्बे के अंदर अंधेरा था, बत्तियां बुझी हुई थी, लेकिन बाहर लगता था पाँव फटने वाली है। मेरी पीठ पीछे डिब्बे के बाहर किसी चीज़ को खरोचने की सी आवाज़ आई। मैंने दरवाजे की ओर घूमकर देखा। डिब्बे का दरवाज़ा बंद था। मुझे फिर से दरवाज़ा खरोचने की आवाज़ सुनाई दी। फिर मैंने साफ साफ सुना लाठी से कोई डिब्बे का दरवाज़ा पटपटा रहा था। मैंने झाँक कर खिड़की के बाहर देखा। सचमुच एक आदमी डिब्बे की 2 सीढ़ियाँ चढ़ आया था। उसके कंधे पर एक गठरी झूल रही थी और हाथ में लाठी थी, और उसने बदरंग से कपड़े पहन रखे थे और उसके दाढ़ी भी थी। फिर मेरी नज़र बाहर नीचे की ओर आ गई। गाड़ी के साथ साथ एक औरत भागती चली आ रही थी, नंगे पाँव, और उसने 2 गठरियाँ उठा रखी थी। बोझ के कारण उससे दौड़ा नहीं जा रहा था। डिब्बे के पायदान पर खड़ा आदमी बार बार उसकी ओर मुड़कर देख रहा था और हाफता हुआ कहे जा रहा था, आजा आजा, तू भी चढ़ जा, आजा। दरवाजे पर फिर से लाठी पटपटाने की आवाज़ आई। खोलो जी दरवाज़ा, खुदा के वास्ते दरवाज़ा खोलो। वह आदमी हाफ रहा था। खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो, मेरे साथ में औरत जात। सहसा मैंने देखा। बाबू हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ और दरवाजे के पास जाकर दरवाजे में लगी खिड़की से मुंह बाहर निकाल कर बोला, कौन है? इधर जगह नहीं है। बाहर खड़ा आदमी फिर गिड़गिड़ाने लगा, खुदा के वास्ते दरवाज़ा खोलो, गाड़ी निकल जाएगी। और वह आदमी खिड़की में से अपना हाथ अंदर डालकर दरवाज़ा खोल पाने के लिए चिटकनी टटोलने लगा। नहीं है जगह, बोल दिया, उतर जाओ गाड़ी पर से, बाबू चिल्लाया, और उसी क्षण लपक कर दरवाज़ा खोल दिया। या अल्लाह, उस आदमी के अस्फुट से शब्द सुनाई दिए। दरवाज़ा खुलने पर जैसे उसने इत्मीनान की सांस ली हो, और उसी वक्त मैंने बाबू के हाथ में छड़ चमकते देखा। एक ही भरपूर वार बाबू ने उस मुसाफिर के सिर पर किया था। मैं देखते ही डर गया और मेरी टांगें लरस गई। मुझे लगा
जैसे छड़ के वार का उस आदमी पर कोई असर नहीं। उसके दोनों हाथ अभी भी जोर से डंडहरे को पकड़े हुए थे। कंधे पर से लटकती गठरी खिसककर उसकी कोहनी पर आ गई थी। तभी सहसा उसके चेहरे पर लहू की 2-3 धारें एक साथ फूट पड़ी। मुझे उसके खुले होठ और चमकते दांत नजर आए। वह 2-1 बार या अल्लाह बुदबुदाया, फिर उसके पैर लड़खड़ा गए। उसकी आंखों ने बाबू की ओर देखा, अधमुंदी सी आंखें जो धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही थी, मानो उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो कि वह कौन है और उससे किस अदावत का बदला ले रहा है। इस बीच अंधेरा कुछ और छन गया था। उसके होठ फिर से फड़फड़ाए और उनमें सफ़ेद दांत फिर से झलक उठे। मुझे लगा जैसे वह मुस्कुराया है, पर वास्तव में केवल क्षय के ही कारण होठों में बल पड़ने लगे थे। नीचे पटरी के साथ साथ भागती औरत बड़बड़ाए और कोसे जा रही थी। उसे अभी भी मालूम नहीं हो पाया था कि क्या हुआ है। वह अभी भी शायद ये समझ रही थी कि गठरी के कारण उसका पति गाड़ी पर ठीक तरह से चढ़ नहीं पा रहा है, कि उसका पैर जम नहीं पा रहा है। वह गाड़ी के साथ साथ भागती हुई अपनी 2 गठरियों के बावजूद अपने पति के पैर पकड़ कर सीढ़ी पर टिकाने की कोशिश कर रही थी। तभी सहसा डंडहरे से उस आदमी के दोनों हाथ छूट गए और वह कटे पेड़ की भांति नीचे जा गिरा और उसके गिरते ही औरत ने भागना बंद कर दिया, मानो दोनों का सफ़र एक साथ ही खत्म हो गया हो। बाबू अभी भी मेरे निकट डिब्बे के खुले दरवाजे में बुत का बुत बना खड़ा था। लोहे की छड़ अभी भी उसके हाथ में थी। मुझे लगा जैसे वह छड़ को फेंक देना चाहता है, लेकिन उसे फेंक नहीं पा रहा। उसका हाथ जैसे उठ नहीं रहा था। मेरी सांस अभी भी फूली हुई थी और डिब्बे के अंधियारे कोने में मैं खिड़की के साथ सटकर बैठा उसकी ओर देखे जा रहा था। फिर वह आदमी खड़े खड़े हिला। किसी अज्ञात प्रेरणावश वह एक कदम आगे बढ़ गया और दरवाजे में से बाहर पीछे की ओर देखने लगा। गाड़ी आगे निकलती जा रही थी। दूर पटरी के किनारे अंधियारा पूंज सा नजर आ रहा था। बाबू का शरीर हरकत में आया। एक झटके से उसने छड़ को डिब्बे के बाहर फेंक दिया, फिर घूमकर डिब्बे के अंदर दाएं बाएं देखने लगा। सभी मुसाफिर सोए पड़े थे। मेरी ओर उसकी नज़र नहीं उठी। थोड़ी देर तक वह खड़ा डोलता रहा, फिर उसने घूमकर दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने ध्यान से अपने कपड़ों की ओर देखा, अपने दोनों हाथों की ओर देखा, फिर एक एक करके अपने दोनों हाथों को नाक के पास ले जाकर उन्हें सूंघा, मानो जानना चाहता हो कि उसके हाथों से खून की बू तो नहीं आ रही है। फिर वह दबे पांव चलता हुआ आया और मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गया। धीरे धीरे झुटपुटा छटने लगा। दिन खुलने लगा। साफ सुथरी सी रोशनी चारों ओर फैलने लगी। किसी ने जंजीर खींचकर गाड़ी को खड़ा नहीं किया था। छड़ खाकर गिरी उसकी देह मीलों पीछे छूट चुकी थी। सामने गेहूं के खेतों में फिर से हल्की हल्की लहरियां उठने लगी थी। सरदार जी बदन खुजलाते उठ बैठे। मेरी बगल में बैठा बापू दोनों हाथ सिर के पीछे रखे सामने की ओर देखे जा रहा था। रात भर में उसके चेहरे पर दाढ़ी के छोटे छोटे बाल उगाए थे। अपने सामने बैठा देखकर सरदार उसके साथ बतियाने लगा। बड़े जीवट वाले हो बाबू, दुबले पतले हो पर बड़े गुर्दे वाले हो। बड़ी हिम्मत दिखाई है। तुमसे डरकर ही वे पठान डिब्बे में से निकल गए। यहाँ बने रहते तो एक न एक की खोपड़ी तुम जरूर दुरुस्त कर देते। और सरदार जी हंसने लगे। बापू जवाब में मुस्कुराया, एक विभत्स सी मुस्कान, और देर तक सरदार जी के चेहरे की ओर देखता रहा।